तू मेरे सामने आया। फिर उसने कहा कि मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जीने का कोई अवसर नहीं दूंगा। पाशा, तुम्हें याद है कि आज तुम्हें गोविंद राम के यहाँ जाना है? आप शायद भूल रहे हैं सर कि गोविंद राम को तो 4 पन्ने पहले बम से उड़ा दिया गया। क्या बकवास कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, ये कहानी इतनी जबरदस्त है कि मैं इसमें खो गया। आप कुछ कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था पाशा साहब कि आज शाम 5 बजे आपको गोविंद राम के यहाँ जाना है पेपर साइन कराने, ताकि उन्हें कल हम कोर्ट में दाखिल करा सके। हाँ। मिली? यस सर। कमलकांत की फाइल कहाँ है? यही पे है सर। मिली, तुम एक काम करो, जस्ट चेक द डोर। सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन होगा? अरे चंद्र साहब, आप आइए। विजय। चंद्र भैया। विजय, कैसे आप चंद्र भैया? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप और यहां। आइए, प्लीज कम। आइए, बैठिए ना, बैठिए ना चंद्र भैया, प्लीज। मिली, तुम चाय या कॉफी का बंदोबस्त करो। और पाशा? यस सर। तुम गोविंद राम के यहाँ जाओ और पेपर्स ले आओ। राइट वे सर। भाभी कैसी है भैया? ठीक है विजय। और उनके अंकल, बड़ा भला से नाम है उनका, धर्मपाल जी, वो कैसे? सच पूछो तो सभी अच्छे विजय, सिवाय मेरे। क्या मतलब? आपको क्या तकलीफ हो सकती है भैया? क्या ये तकलीफ कम है विजय कि सारी कायनात में मेरा अपना खून सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है, और वो भी मुझसे दूर दूर रहता है। इसकी वजह तो आप अच्छी तरह जानते हैं भैया, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपको अपने दिल से कभी दूर नहीं किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं विजय, मैं तो आज यहां खुद अपना दोष स्वीकार करने आया हूं। मैंने ही दौलत के लालच में घर जवाई बनना कबूल किया। पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया विजय, लेकिन दिन का चैन और रातों की नींद खोकर आज महसूस करता हूं कि घर जवाई बनने से बड़ी गाली इस दुनिया में नहीं हो सकती। तो क्या भाभी ने? नहीं विजय, उसकी तरफ से तो कभी कोई ज्यादती हुई नहीं, और मैंने कभी उसके प्यार में कोई कमी महसूस नहीं की। फिर? बस एक बात जो हर वक्त उसके जहन पर सवार रहती है, जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है विजय, कि ये मेरी दौलत, ये रुतबा, ये पोजीशन सब उसकी वजह से है, या उसके अंकल धर्मपाल की मेहरबानी की वजह से। और सोचा जाए विजय तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है। इसीलिए दौलत आज मुझे सांप की तरह डसती है। मेरा ये रुतबा, ये पोजीशन आज मुझे उधार का मांगा हुआ ताज लगता है। विजय, तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों एक साथ खाते थे, पीते थे, हमारा उठना बैठना, सोना जागना सब एक साथ होता था। मेरे बिना तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं था। मां कहा करती थी, मेरे दोनों बेटे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। तुम तो लक्ष्मण बन गए विजय, मैं ही राम ना बन सका। मेरे अमीर बनने की हवस ने आज हमारे बीच ये दीवार खड़ी कर दी है विजय, और मैं इस दीवार को गिराना चाहता हूं। भैया, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? विजय, मुझे तुम्हारी मदद की नहीं, तुम्हारे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मैं एक कांटों का ताज सर से उतारकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, एक नया घर बसाना चाहता हूं, जहां मेरे एक तरफ मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी हो, और दूसरी तरफ मुझ पर जान छिड़कने वाला मेरा छोटा भाई विजय। बस यूं समझो कि मैं प्यार के टूटे हुए रिश्ते जोड़ने आया हूं विजय। क्या तुम मुझे कबूल करोगे विजय? भाई साहब, अगर प्यार से आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, वादा है।
थैंक यू विजय, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे लगता है विजय, मैं अपने इरादों में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। हाँ भाई साहब, हाँ। अच्छा विजय, मैं चलता हूँ, ऑफिस पहुंचना है। क्यों नहीं भाई साहब, कल रात आप और भाभी मेरे साथ डिनर लेंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। अरे हाँ, याद आया, कल शाम को तो मिस्टर वीरेंद्र कुमार की आर्ट गैलरी में किसी मेहताब नाम की आर्टिस्ट की तस्वीरों की एग्जीबिशन है, और मैं उससे वादा भी कर चुका हूँ। कितने बजे जाना है आपको? यही कोई 6-7 बजे। तो ठीक है ना भैया, आप 1-2 घंटा वहां गुजार लेंगे, उसके बाद 8-8:30 बजे मेरे यहाँ डिनर पर आ सकते हैं। ओके विजय, डन। चलो जी। और हाँ, भाभी को साथ लाना मत भूलिएगा। विजय, वो भी कोई भूलने की चीज है? बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय डार्लिंग। चंद्र, वो फूलचंद कंपनी का माल भिजवाया है या नहीं? अंकल, उनकी तो पेमेंट भी आ गई और उनका फ्रेश ऑर्डर भी। लेकिन याद रहे कि उस कंपनी की रेपुटेशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। मैं जानता हूं अंकल। और वो जड़ी का कंसाइनमेंट? अंकल, उसी के बारे में मुझे आपसे जरा सलाह मशवरा भी ये करना आप था। लोगों ने घर को भी ऑफिस या गोदाम बना कर रखा है? फला कंसाइनमेंट आई कि नहीं, वो चेक भेजा कि नहीं, ये चेक आया कि नहीं, इतने बजे की मीटिंग है, इतने बजे की फ्लाइट है। ओफो, मैं ये सुन सुनकर बोर हो गई हूँ। क्या बात है रश्मि, आज बहुत गुस्से में हो? मैं पूछती हूँ, आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि आपके अलावा भी कोई और इस घर में है? बेटे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या? आई एम सॉरी टू से अंकल, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, यही देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी को पैसा कमाने की मशीन बना रखा है, और अब तो चंदर को भी आपने इस मशीन का पुर्जा बनाकर रख दिया है। पैसा पैसा पैसा, आखिर ये पैसा कमाने की धुन आपको कहाँ ले जाएगी? और आपने शादी की है, आपकी एक बीवी भी है, इसका ख्याल नहीं आया आपको? आई एम सॉरी डार्लिंग, रियली वेरी सॉरी। आज से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि घर घर रहेगा और ऑफिस ऑफिस। वादा रहा। ये वादा तो आप और अंकल पहले भी कई बार कर चुके हैं। अरे रश्मि, नाराज क्यों होती हो? देखो, मूड नहीं खराब करना। हाँ, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। कम ऑन बाबा, स्माइल स्माइल प्लीज। और सुनो, आज का डिनर हम लोग विजय के यहाँ करेंगे। तुम ठीक 6 बजे आर्ट गैलरी पहुंच जाना, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आ जाऊंगा, और हम दोनों विजय के यहाँ साथ में जाएंगे। ओके ओके। दैट्स लाइक ए गुड वाइफ। अंकल, आप भी चलिए ना विजय के यहाँ डिनर पर। नहीं बेटा, तुम दोनों हो आओ। तुम तो जानते हो कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना है। हाँ, अगर जल्दी फुर्सत मिल गई तो मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर लूंगा। चंदर, मुझे खुशी है कि तुमने अपने रूठे हुए भाई को मना लिया है। इस काम में पहल करके तुमने अपना फर्ज भी पूरा किया है और अपने बड़े होने का सबूत भी दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू। हेलो वीरेंद्र। वेलकम। वैसे मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद कम ही थी। और भाभी? अरे अभी तक नहीं। खैर, आती होंगी, मैं तो सीधा ऑफिस से चला रहा हूँ। अच्छा। और वैसे भी तुम्हारी दावत पर ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई वाह वीरेंद्र वाह, तुमने तो आर्ट गैलरी को एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया है। बस तुम्हारी मेहरबानी है दोस्त। तुम अगर मदद न करते तो शायद कुछ भी न होता। अरे छोड़ो यार इन बातों को। ये बताओ यार, ये मिस मेहताब किस चमन का फूल है जिसकी तस्वीरों की नुमाइश हो रही है? वाह बच्चू वाह, मिस मेहताब का नाम सुनते ही टपकने लगी राल मुंह से। हाँ? और किसी मिस्टर आफ्ताब का अगर शो होता तो शायद तुम मेरी इनविटेशन पर भी ना आते। वारशाना आदत जान दिया नहीं, वो भावे कटिए पोरिया वे। चल मुझे उससे मिलाता हूँ। कम। हाय अजीत। हाय चंदर, हाउ आर यू? All right, बिग मैन। वही वाह वीरेंद्र, एग्जीबिशन देख के तो मजा आ गया, लेकिन यार वो अपनी आर्टिस्ट I hope you're enjoying मिस it. मेहताब से तो मिलवाओ। Like बिल्कुल मिलवाता हूँ। Thank you. मिस मेहताब, मिस्टर चंदर। भाई सुजी तुम?
हाय चंदन, what a pleasant surprise. लेकिन सूजी, ये एग्जीबिशन तो मिस मेहताब की है। Well चंदन, आर्ट की दुनिया में लोग मुझे ही मेहताब के नाम से जानते हैं। वाह, कॉलेज की वो शरारती लड़की जो अपने दोस्तों और प्रोफेसर की कार्टून बनाया करती थी, आज की ग्रेट आर्टिस्ट मिस मेहताब। भाई वाह, ग्रेट सरप्राइज। क्यों, तुम अपना कार्टून भूल गए? और तुम उसी कार्टून में जान भी तो देती थी डार्लिंग। इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अरे लल्लू, कॉलेज में हम लोग एक साथ 4 साल तक पढ़े और 4 साल तक हमारा धुआंधार इश्क चला है, धुआंधार। जानते हो कॉलेज में लोग हमें क्या कहा करते थे? लैला मजनू, समझे? Exactly. Now will you please excuse us? सुसी, एक बात बताओ यार, कॉलेज के जमाने में तुम इतनी नमकीन लगा करती थी, आज उससे भी ज्यादा नमकीन लग रही हो, इसका राज क्या है? अच्छा एक बात बताओ, शादी हो गई क्या? Well, उस गाड़ी में अभी तक सवार नहीं हुई हूँ, लेकिन टिकट खरीद लिया है। टिकट? क्या मतलब? हाँ, वो देखो, वो जो वहाँ खड़ा है मेरा मंगेतर है। मंगेतर? वो टफ गाय? अच्छा हुआ सूजी कि उसके सामने मैंने तुम्हें सिर्फ खूबसूरती कहा, कॉलेज के जमाने तरह सेक्सी नहीं कहा। लेकिन सच तो ये है सूजी, तुम आज भी उतनी सेक्सी लग रही हो। धीरे बोलो धीरे, अगर पीटर ने सुन लिया तो मारे जेलिसी के वो तुम्हारे यही खून कर देगा। अरे भाई, उसने अभी सीटी तो बुक करवाई है, अपने नाम की तख्ती तो नहीं लगाई ना। तुम अब भी उतने दिल फेंक हो जैसे कॉलेज में थे। That's for you. थैंक यू। और फिर तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? डार्लिंग, ये बुर के लड्डू तो मैंने 2 साल पहले ही खा लिए थे। तो कहाँ है तुम्हारी बेटर हाफ? बस आती ही होगी। पियो ना। Have a sip, darling. Later on. चंदर, तुम्हें याद है मेरे पास गाड़ी होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठकर जाया करती थी? हाँ सूजी, इसीलिए तो मैं कॉलेज में मोटरसाइकिल लाया करता था कि तुम मुझे मिलो और मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं। चंदर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जिंदगी के हसीन लम्हे कभी भुलाए नहीं जा सकते? Yes, Susie. I still remember them. Unforgettable. आइए आइए भाभी जी, वेलकम। वो आपकी दोस्त अभी तक नहीं पधारे? कौन, चंदर? वो तो आधा घंटा पहले ही आ गया है। अच्छा। अंदर है। थैंक यू। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी, यस। आप ही चंदा साहब की बीवी मिसेस चंदा सक्सेना है? जी हाँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको आपके पतिदेव से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। What do you mean? देखिए, वो रहे आपके पतिदेव, कुछ गोल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। सामने खड़ी उस लड़की को देख रही हैं आप? वो मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली बीवी। मैं इस भीड़ में किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहता, इसलिए अभी तक खून के घूंट पीकर चुप हूं। और अगर ये महाशय अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक दिन इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्हें प्लीज यहां से ले जाइए, प्लीज। I love you, Susie. तो तुम यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? चंदर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डार्लिंग, क्या बात है, क्या हुआ? ओह, मुझसे पूछते हो क्या हुआ? ओह, आई सी। रश्मि, ये है सूजी, और सूजी ये है रश्मि, माय बेटर हाफ। ये मेरे कॉलेज की पुरानी फ्रेंड है। शट अप! चंदर, तुम कॉलेज के जमाने में क्या करते होगे इसका अंदाजा मुझे हो चुका है, लेकिन शादी के बाद भी रोड साइड रोमियो की तरह तुम हरकत करोगे इसका अंदाजा मुझे नहीं था। डार्लिंग, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? ये पहली बार नहीं है चंदर,
इसके पहले भी तुम कई गुल खिला चुके हो जो मेरी नजरों में है। आखिर कब तक चंदर, कब तक मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? बोलो। रश्मि, क्या कर रही हो? ये पब्लिक प्लेस है, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज आप इसे बाहर नहीं होना। मुझे कुछ नहीं सुनना। और इस पब्लिक प्लेस में मैं तुम्हें मनमानी करने के लिए छोड़ दूं? मेरा तो जी चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं यहाँ पर। रश्मि प्लीज छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो यार, कम छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो यार प्लीज। छोड़ो। पब्लिक प्लेस है, सब लोग देख रहे हैं। छोड़ो मुझे। डार्लिंग मेरी बात तो मुझे। सुनो यार। रश्मि छोड़ो। मैं सच बोल रहा हूँ कि कॉलेज में सूजी मेरी क्लास चलती और कुछ नहीं यार। और यहाँ 3-4 सालों के बाद मुलाकात हुई तो हम लोग पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। बिलीव मी हाँ, प्लीज। छोड़ो। अब मैं ऐसी भी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर वाकई तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है तो छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ छोड़ दो मुझे और चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मेरा प्यार हो। हाँ। तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये बात सच है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है रश्मि। हाँ, ये बात सच है कि शादी होने से पहले मैं थोड़ा दिल फेंक था, लेकिन एक बार तुमसे शादी हो जाने के बाद मैंने कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी रश्मि। चंदर, जब भी कोई मर्द रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसके पास ऐसे डायलॉग के अलावा कुछ भी नहीं होता। ओहो रश्मि, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे बस में होता तो मैं अपना दिल चीर के दिखा देता। बस करो चंदर। रश्मि प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो, कांच का टुकड़ा लगने से तुम्हारे हाथ में कितना खून निकल रहा है। प्लीज लो, मैं तुम्हारे हाथ में रुमाल बांध देता हूँ। छोड़ो चंदर, छोड़ो। ये हाथ का जख्म तो फिर भी भर जाएगा, लेकिन तुम्हारी हरकतों से जो जख्म मेरे दिल पर लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे चंदर, कभी नहीं भरेंगे। कमाल है रश्मि, अब मैंने एक लड़की से जरा सी हंस के क्या बात कर ली, तुमने तो तूफान ही खड़ा कर दिया। चंदर, ये कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ मैंने तुम्हें फ्लर्ट करते हुए देखा है। तुम इतना भी नहीं जानते, एक औरत दुनिया में हर चीज बांट सकती है मगर अपना पति नहीं। तुम कुछ भी कहो डार्लिंग, लेकिन ये सच है कि अगर मैंने किसी को दिल की गहराइयों से चाहा है तो सिर्फ तुम हो डार्लिंग, सिर्फ तुम। चंदर, ये बात न जाने तुम पहले कितनी लड़कियों से कह चुके हो। ओहो रश्मि, शक का इलाज तो हकीम नुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन इसका सबूत ये काफी नहीं कि मैंने तुमसे शादी की है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तुमने मेरी दौलत की खातिर शादी की है, प्यार की वजह से नहीं। रश्मि, तुम मुझ पर ये बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हो। तुम इल्जाम की बात कर रहे हो? अरे, अपने पति की हरकतों को देखकर मुझ जैसी स्वाभिमानी लड़की कब की आत्महत्या कर चुकी होती, कब की। अगर मेरे कोख के बच्चे ने मेरे पाँव में बेड़ियां ना डाली होती। बच्चा? हमारा बच्चा? सच कह रही हो तुम? चंदर, इससे बड़ी मेरी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि जिस खबर को सुनकर घर आंगन में घी के चिराग जलाए जाते हो, वो खबर मैं तुम्हें ऐसे मौके पर दे रही हूँ। बस रश्मि बस, प्लीज इसके आगे कुछ मत कहो। रश्मि, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, और ना ही कोई ऐसा धंधा करूंगा जिससे मुझे हमारे आने वाले बच्चे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। रश्मि, तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं रात रात भर गायब रहता हूं, बिजनेस के सिलसिले में कई दिन तक घर नहीं आता हूं। तो मैं तुमसे वादा करता हूं रश्मि कि मैं सब छोड़ दूंगा, बल्कि यूं कहो कि आज से मैंने वो सब छोड़ दिया है। रश्मि, मैंने तुम्हें ये बताया नहीं कि मैं ये इरादा, ये फैसला कई दिन पहले ही कर चुका हूं कि मैं एक अपना नया घर बसाऊंगा जिसमें हमारा बच्चा और मेरा छोटा भाई विजय होगा। वो घर हमारी पूरी कायनात होगा रश्मि। हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रश्मि, मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा वक्त। असल में घर दामाद बनने के बाद मुझ में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स आ गया था। मुझे समझने की कोशिश करो रश्मि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कम ऑन डार्लिंग,
अब अपना मूड ठीक कर लो, हम लोग विजय के घर जाएंगे। कम ऑन। नहीं चंदर, अब मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। नहीं रश्मि, ऐसा नहीं कहते। विजय ने हमें बड़े प्यार से बुलाया है, हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। कम ऑन डार्लिंग, डोंट क्राई नाउ। एक काम करो, घर जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं अभी एक फोन करके तुम्हारे पीछे आता हूं, ओके? उसके बाद हम लोग विजय के यहाँ डिनर पर जाएंगे। ऑलराइट? ओके, डोंट क्राई। बाय डार्लिंग। हाय सूजी, तुम? हाय चंदर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। धीरे बोलो धीरे, अगर पीटर ने सुन लिया तो मारे जेलिसी के वो तुम्हारे यही खून कर देगा। एक्सक्यूज मी, यस। आप ही चंदा साहब की बीवी मिसेस चंदा सक्सेना है? जी हाँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको आपके पतिदेव से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन? देखिए, वो रहे आपके पतिदेव। कुछ गोल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। मेरा तो जी चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं यहाँ पर। रश्मि प्लीज छोड़ो लिसन मुझे, टू मी, मेरी बात छोड़ो। सुनो यार, कम। तुम इल्जाम की बात कर रहे हो? अरे, अपने पति की हरकतों को देखकर मुझ जैसी स्वाभिमानी लड़की कब की आत्महत्या कर चुकी होती, कब की। अगर मेरे कोक के बच्चे ने मेरे पाँव में बेड़ियां ना डाली होती। ऐसे आशा, लगाते? कॉलर ठीक है? फर्स्ट क्लास सर। 10:30 बज गए। भैया और भाभी अभी तक नहीं आए, जरा फोन करो, पता लगाओ क्या हो रहा है। सर 3 बार फोन कर चुका हूँ, घंटी बजती रहती है, कोई उठाता ही नहीं है। मेरे ख्याल से घर पर कोई है नहीं सर। आप चौथी बार फोन करेंगे? आप कहे तो 10 बार फोन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घंटी आ गई। लीजिए, आ गए। अरे शक्ति, तुम आओ 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 यार। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ विजय, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। शक्ति, सब खैरियत तो है? हाँ विजय, एक बहुत गंभीर समस्या है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी? इस वक्त? इट्स इम्पॉसिबल यार, अभी तो भैया और भाभी डिनर पर आने वाले हैं, अभी नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ। देखो विजय, तुम्हारा मेरे साथ चलना उससे भी जरूरी है। क्या ये बात कल तक नहीं टल सकती? नहीं विजय, ये बात कल तक नहीं टल सकती। प्लीज मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो। शक्ति, चलो मेरे साथ प्लीज। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन जाना कहाँ है? मैं तुमसे कह चुका हूँ ना, प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो, चलो। पाशा, बिली, यस सर। भैया और भाभी आने वाले हैं, उन्हें बिठाना। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके। आओ शक्ति। चलो।
सॉरी विजय, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पेनफुल फर्ज निभाने के लिए तुम्हें यहां लाना पड़ा। विजय, तुम्हें अपने भाई की लाश को शिनाख्त करना है। तुमने क्या समझा कि मेरा खून सफेद हो गया है? आप ये क्या कह रहे हैं भैया? तुम इस तरह जख्मी होकर अस्पताल में पड़े हो और तुम्हारे सगे भाई को खबर तक नहीं। देखो विजय, मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, क्या रखा है इस पेशे में जहां दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। जो लोग तुम्हारी बदौलत जीत जाते हैं वो कुछ दिनों बाद तुम्हें भूल जाते हैं, और जो तुम्हारी वजह से हार जाते हैं वो दुश्मनी की गांठ बांधकर तुम्हें हमेशा याद रखते हैं। विजय, तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों एक साथ खाते थे, पीते थे, हमारा उठना बैठना, सोना जागना सब एक साथ होता था। मेरे बिना तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं था। मां कहा करती थी, मेरे दोनों बेटे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। मैं एक कांटों का ताज सर से उतारकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, एक नया घर बसाना चाहता हूं, जहां मेरे एक तरफ मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी हो और दूसरी तरफ मुझ पर जान छिड़कने वाला मेरा छोटा भाई विजय। बस यूं समझो कि मैं प्यार के टूटे हुए रिश्ते जोड़ने आया हूं मुझे। क्या तुम मुझे कबूल करोगे विजय? अच्छा विजय, मैं चलता हूं, ऑफिस पहुंचना है। क्यों नहीं भाई साहब, कल रात आप और भाभी मेरे साथ डिनर लेंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। ओह माय गॉड सर। शक्ति सिंह, अभी अभी मुझे इस ट्रेजेडी की खबर मिली, बहुत बुरा हुआ। ये सब कैसे हो गया? सर अभी तक तो इंक्वायरी प्रिलिमिनरी स्टेज तक है, मुझे खुद पता नहीं। विजय कहाँ है? बाहर हॉल में बैठे हैं। विजय, हौसला रखो, संभालो अपने आप को, प्लीज बी ब्रेव। ये लो, पानी पी लो। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। विजय, ऐसे वक्त में हम सब्र के अलावा और कर भी कह सकते हैं। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं सर, आप मुझे मजबूर न करें। आप नहीं जानते कि मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद भैया ने उनकी कमी मुझे कभी महसूस नहीं होने दी थी, और
आज मैं अपने आप को एक अनाथ की तरह महसूस कर रहा हूं सर। अनाथ। विजय, मैं तुम्हारा दुख बहुत अच्छी तरह समझता हूं, बहुत अच्छी तरह समझता हूं विजय। सर, पिछले 2 साल से शादी के बाद भैया और मेरे बीच थोड़ा सा तनाव चल रहा था। कल शाम जब वो मेरे दफ्तर में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, एक नया घर बसाना चाहता हूं, लेकिन वो घर तभी बस सकता है जब सारी बातें भुलाकर मैं उस घर में रहने जाऊं। सच मानिए सर, सच मानिए, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। मैं सारी रात उस घर के सपने देखता रहा। सर, जिसने भी मेरे भाई को कत्ल किया है, उसने मेरे भाई को ही सिर्फ कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारे भविष्य के सारे सपनों को कुचल डाला उसने। सर, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे कुछ मांगता हूं। बोलो विजय, बोलो। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सर, आप मुझसे एक वादा कीजिए, कातिल जो कोई भी आए, आप उसे नहीं छोड़ेंगे, आप उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। विजय, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे भाई के कातिल को कानून के शिकंजे में जकड़कर उसे इंसाफ की चक्की में पीस डालूंगा। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी विजय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ये सब क्या हो गया सर? हमें अभी भी पता चला सर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। विजय को घर ले जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। यस सर। उठो विजय, घर जाओ। चलिए सर। मैं यहां सब संभाल लूंगा। उठो, इसे अकेला मत छोड़ना। यस सर। जाओ। आइए सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसे कवर कर दो। सर, विजय कैसा है? बहुत परेशान था बेचारा। शक्ति बहुत बुरा हुआ। पाशा और मिली मुझे वहां मिल गए थे, मैंने उनके साथ उसे घर भेज दिया है। सर, इट्स रियली वेरी सैड। यस। तुम्हारी अगर तफ्तीश पूरी होगी तो बताओ कि केस में है क्या? सर, अभी तक आपको बतलाने के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के मालिक मिस्टर वीरेंद्र कुमार का मुझे रात को 9:30 बजे फोन आया कि यहाँ पर कत्ल हो गया। बस मैं फौरन यहाँ पहुंचा और मैंने देखा कि लाश विजय के बड़े भाई चंद्र सक्सेना की है। मैंने यहाँ के मालिक वीरेंद्र कुमार को खास तौर से हिदायत देकर कि मेरे आने तक एक आदमी भी गैलरी से बाहर नहीं जाना चाहिए, विजय के घर चला गया और लाश की शिनाख्त करवाने के लिए उसे अपने साथ यहाँ ले आया। बस थोड़ी देर बाद आप तशरीफ ले आए। इसका मतलब कि तुमने अभी तक केस की तफ्तीश शुरू नहीं की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो चलते हैं पूछताछ करने। यस सर। हवलदार, वो वीरेंद्र साहब को अंदर भेज देना। आइए। मिस्टर वीरेंद्र, आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कत्ल के बाद यहाँ से एक भी आदमी बाहर नहीं गया था? आई एम वेरी मच श्योर। जब से आपने हुक्म दिया है उसके बाद एक भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं गया। कत्ल की इत्तला आप ही इंस्पेक्टर साहब को दी थी? जी। लाश को सबसे पहले किसने देखा? हमारे वेटर कालीचरण ने। जब तस्वीरों की नुमाइश बाहर हॉल में लगी थी तो मरहूम चंद्र सक्सेना की लाश आपके कमरे में कैसे मिली? दरअसल मिस्टर चंद्र सक्सेना और मिसेस चंद्र सक्सेना में तकरार हो गई थी। चूंकि मिसेस सक्सेना बहुत गुस्से में थी, मिस्टर सक्सेना ने सोचा भीड़ में शायद कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए मेरे कमरे में ले गए होंगे। मिसेस चंद्र सक्सेना कहाँ है? जी वो तो यहाँ नहीं है, पता नहीं कब चली गई। एक बात बताइए, इन दोनों में झगड़ा या तकरार किस बात को लेकर हुई थी? सॉरी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कमरे में से आवाजें तो आ रही होंगी? जी मैंने तो कुछ नहीं सुना।
दरअसल मैं अपने गेस्ट को एंटरटेन करने में काफी मसरूफ था, और दूसरी बात यहाँ थ्रू आउट बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। एक काम कीजिए, आप जाइए और उस वेटर को भेज दीजिए, क्या नाम है उसका? जी कालीचरण। हाँ कालीचरण, आप जाइए। जी। शक्ति, मुझे लग रहा है कि आदमी सच ही बोल रहा है। आई थिंक यू आर राइट सर। सलाम साहब। हाँ सलाम। तुम्हारा नाम ही कालीचरण है? यस सर। लाश को सबसे पहले तुम्हें देखा था कालीचरण? जी सर। तुम कमरे में क्या करने गए थे? सर मैं विस्की की बोतल लेने के लिए उस कमरे में गया था, क्योंकि विस्की का सारा स्टॉक उस कमरे में रहता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद? जैसे मैंने कमरे में कदम रखा तब खून से लथपथ उस लाश पे मेरी नजर पड़ी और मैं तो घबरा गया। मैंने भागकर अपने सर को रिपोर्ट कर दी। वहां तुमने किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ और मिस मेहताब को भेज दो। ठीक है सर। सर ये जो मिस मेहताब है, इसके बयान से शायद आप किसी हेलो। हेलो, क्या आप ही की बनाई तस्वीरों की नुमाइश हो रही थी आज? जी। आप अपने पहरावे से तो क्रिश्चियन लगती हैं, लेकिन नाम आपका मेहताब? एक्चुअली माय रियल नेम इज सूजी, सूजी डिकोस्टा। आर्ट की दुनिया में लोग मुझे मेहताब के नाम से जानते हैं। मिस सूजी, क्या आप मरहूम चंद्र सक्सेना को जानती थी? जी हाँ, अच्छी तरह। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। नेशनल कॉलेज में 4 साल एक साथ थे। यानी कि अक्सर मिलना जुलना होता रहता था? जी नहीं, आज अचानक 2 साल बाद हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर उनकी बीवी आ गई और चंदर पर बरस पड़ी और उन्हें बुरा भला कहने लगी। वजह? कोई और वजह हो तो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल में चंदर के साथ मेरा घुल मिलकर बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही भड़क उठी और चंद्र ने दूसरे कमरे में ले गया। क्या बता सकती हैं कि उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा? जी हाँ, वो कह रही थी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मेरा दिल करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या आपने अपने कानों से सुना? जी हाँ, मैंने ही क्या, मेरे आसपास के कई लोगों ने सुना होगा। मिस सूजी, आपके ख्याल में मिसेस सक्सेना ने जो कुछ भी कहा, क्या वो वाकई अपने पति का कत्ल कर सकती थी? अब भला मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, उनके गुस्से को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो कह रही हैं कर भी सकती हैं। बहुत गंभीर समस्या है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी? इस वक्त? इट्स इम्पॉसिबल यार। अभी तो भैया और भाभी डिनर पर आने वाले हैं, अभी नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ। देखो विजय, तुम्हारा मेरे साथ चलना उससे भी जरूरी है। क्या ये बात कल तक नहीं टल सकती? नहीं विजय, ये बात कल तक नहीं टल सकती। प्लीज मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो। शक्ति, चलो मेरे साथ प्लीज। ठीक है। I'm sorry विजय, I'm really very sorry। मुझे पेनफुल फर्ज निभाने के लिए तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। विजय, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे भाई के कातिल को कानून के शिकंजे में जकड़कर उसे इंसाफ की चक्की में पीस डालूंगा। मेरे ख्याल में चंदर के साथ मेरा घुल मिलकर बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही भड़क उठी और चंद्र ने दूसरे कमरे में ले गया। क्या बता सकती हैं कि उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा? जी हाँ, वो कह रही थी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मेरा दिल करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या आपने अपने कानों से सुना? जी हाँ, मैंने ही क्या, मेरे आसपास के कई लोगों ने सुना होगा।
मिस सूजी, आपके ख्याल में मिसेस सक्सेना ने जो कुछ भी कहा, क्या वो वाकई अपने पति का कत्ल कर सकती थी? अब भला मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, उनके गुस्से को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो कह रही हैं कर भी सकती हैं। मिस्टर पीटर? यस। आप मिस्टर चंद्र सक्सेना को जानते थे? जी नहीं, आज ही देखा था। और आज ये मालूम पड़ा कि सूजी, जो मेरी होने वाली बीवी है, वो उसका कॉलेज मेट था। और मिसेस सक्सेना? उन्हें भी आज ही पहली बार देखा था। आपने जो कुछ भी यहां देखा, क्या आप जरा तफसील से उसको बताएंगे? वो मेरी होने वाली बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ऊपर से उसकी बीवी आ गई। उसे एक दूसरी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर वो उसे बुरा भला कहने लगी और साथ में उस पर भड़क भी उठी। आपने ये तो सुना होगा कि वो क्या कह रही थी? जी हाँ, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुकी हूं, तंग आ चुकी हूं और जी चाहता कि यही तुम्हारा सर फोड़ के रख दूं। मिस्टर, हाँ पीटर, ये सूजी आपकी बीवी है क्या? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, वो मेरी मंगेतर है, यानी कि होने वाली बीवी। एक बात बताइए मिस्टर पीटर, आपकी मंगेतर के साथ कोई आपकी आंखों के सामने फ्लर्ट करे, आपको गुस्सा तो आता ही होगा। गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं खून का घूंट पीकर चुप रहा। आज मैं आर्ट गैलरी में किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहता था, क्योंकि बरसों के बाद मेरी बिलेवर्ड की तमन्ना पूरी हो रही थी। ये सारी की सारी पेंटिंग्स मेरी बीवी यानी कि सूजी के हाथ की बनाई हुई हैं, और अगर मैं किसी तरह का हंगामा करता तो सारी की सारी नुमाइश खटाई में पड़ जाती। आप जा सकते हैं मिस्टर पीटर। मिस्टर पीटर, क्या आप मिस्टर रणधीर को यहां भेज सकते हैं? यस, थैंक यू। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर रणधीर, दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप मरहूम चंद्र सक्सेना को जानते थे? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। वो मेरे अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक साथ धर्मपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करते थे। फिर अचानक उनकी शादी हमारे बॉस की मुंह बोली बेटी रश्मि धर्मपाल के साथ हो गई, और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया, धर्मपाल का घर दामाद। फिर कुछ सालों बाद उसने खुद की रीजन फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली। उसमें भी उसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई। दैट वे ही वाज अ लकी मैन। मिस्टर रणधीर, आपसे गुजारिश है कि आप मिस्टर चंद्र सक्सेना के पास्ट पर नहीं, उनके आज के वाकयात पर रोशनी डालिए। वहीं आ रहा हूं सर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं मिस्टर चंद्र सक्सेना को उस वक्त से जानता हूं जब वो धर्मपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मेरे कलीग थे। लड़कियों के मामले में वो शुरू से कुछ दिल फेंक किस्म के नौजवान थे, और शादी के बाद भी शायद उनकी इन हरकतों में कोई कमी नहीं आई थी। अपनी आदतों के मुताबिक आज भी वो मिस मेहताब के साथ फ्लर्ट कर रहे थे कि अचानक उनकी बीवी वहां पहुंची, और हमेशा की तरह दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। आज मिसेस सक्सेना कुछ ज्यादा गुस्से में थी। बहुत से लोगों की मौजूदगी की वजह से बात आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मिस्टर सक्सेना उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। शायद समझाने बुझाने ले गए होंगे। और इसके आगे क्या हुआ उसके बारे में मैं भी उतना ही अनजान हूं जितने कि आप, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा आर्टिस्ट हूं, और नुमाइश में आई इन तस्वीरों में खो गया। वो तो जब पुलिस आई तब पता चला कि मिस्टर सक्सेना का खून हो गया। मिस्टर रणधीर, आपके अंदाजे के मुताबिक ये खून कौन कर सकता है? मेरे अंदाजे की क्या पूछते हैं आप? अंदाजा लगाना और मुजरिम को पकड़ना ये तो पुलिस का काम है। मिसेस चंद्र सक्सेना ने आज की तकरार के दौरान अपने पति को जान से मार देने की धमकी तो दी होगी, ये तो आपकी नॉलेज में होगा। जी हां,
मैंने मिसेस चंद्र सक्सेना को गुस्से में यह कहते हुए जरूर सुना था कि जी चाहता है इसी वक्त तुम्हारा सर फोड़ दूं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि खून उन्होंने ही किया है। आखिर वो भी एक अच्छे घर की भारतीय नारी है, और एक भारतीय नारी के लिए नामुमकिन है कि वो अपने पति का खून कर दे। आप जा सकते हैं मिस्टर रणधीर। थैंक यू। शक्ति जी। अभी तक के तमाम बयानात की रोशनी में एक ही बात समझ में आती है। एक तो इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, दूसरा यह कि शक के दायरे में सिर्फ मरहूम चंद्र सक्सेना की पत्नी ही आती है। जी हाँ सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये क्या अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर, ये क्या अनर्थ हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। चंद्र मेरा दामाद ही नहीं बल्कि मेरा बेटा भी था। आप अपने आप को संभालिए धर्मदास जी। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। रश्मि कहाँ है? रश्मि कहाँ है? हमने तो सोचा था कि आपको मालूम होगा कि आपकी बेटी कहाँ है। नहीं तो हाँ, वो सुबह दोनों मियाँ बीवी तो यही मिलने का प्रोग्राम बनाकर गए थे। धर्मदास जी, वो आई तो थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई ये पता नहीं। कहाँ चली गई होगी? अगर वो यहां नहीं है तो फिर जरूर घर में होगी। चलिए आपके घर पर चलते हैं, हमें भी उससे मिलना है। आइए चलिए चलिए। बेटे रश्मि, रश्मि, रश्मि बेटा। वो तो घर पर नहीं है साहब, शाम को बोलकर गई थी कि खाना खाकर ही सो जाना। साहब के साथ देर से खाना खाकर लौटेगी। माय गुडनेस, क्या अभी नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? बेटी रश्मि, तुम यहाँ? अरे अंकल, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, आज शाम से दिल इतना बेचैन था कि यहाँ चली आई। लेकिन इतनी रात गए क्यों, क्या वजह है? रात का 1:15 बजा है। ओह माय गॉड, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मगर आप लोग यहाँ कैसे? बेटा, तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। लेकिन बात क्या है? तो क्या तुम कुछ नहीं जानती? क्या नहीं जानती मैं? बेटे, वो चंद्र का तो आज मेरे सामने नाम मत लीजिए। मगर बेटा, चंद्र तो सचमुच। क्या हुआ चंद्र को? क्या हुआ चंद्र को? क्या हुआ चंद्र को? बेटा, उसका तो खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्र का खून नहीं हो सकता। चंद्र का खून नहीं, चंद्र का खून नहीं। बस बेटा, बस बेटा, बस बेटा, बस बेटा। लो, पी लो, पियो। अगर आप बुरा ना माने मिसेस सक्सेना, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
कल शाम को आप कहां थे? मैं कल 5-5:30 बजे मैं घर से निकलकर आर्ट गैलरी गई थी। चंदर ने मुझे वहीं बुलाया था। फिर? जब मैं वहां पहुंची तो चंदर किसी लड़की की कमर में हाथ डालकर उससे घुल मिलकर बातें कर रहे थे। उनकी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं टेम्पर लूज कर बैठी। बोलती रहिए मिसेस सक्सेना। बोलो बेटा। फिर मैंने चंदर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मिसेस सक्सेना, उस वक्त आपने अपने हस्बैंड से ये भी कहा था कि जी चाहता है कि यहीं तुम्हारा सर फोड़ दूं। कहा था ना आपने ऐसा? कहा होगा। उस वक्त मैं सख्त गुस्से में थी और गुस्से में मैंने क्या क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर बाजू वाले कमरे में ले गए और मुझे शांत करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगे। मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ और मैं वहां से चली आई। आपके बहाने तक मैं वहीं सीशोर पे थी। मिसेस सक्सेना, आपके हाथ पर ये चोट कैसे लगी? वहीं आर्ट गैलरी में मेरे हाथ झटकने से चंदर के ड्रिंक का ग्लास टूट गया। कांच से मेरे हाथ को भी जख्म लग गया। मामूली सा जख्म है। खून रोकने के लिए मैंने रुमाल बांध लिया। आप आर्ट गैलरी में से कितने बजे निकली? घड़ी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अंदाजा है 7:30-8 बजे होंगे। मिस सक्सेना, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कोई ऐसा गवाह पेश कर सकती हैं जो ये बात साबित कर सके कि आप 8:30 बजे के बाद सीशोर पे थी? गवाह? मैं तो लोनली जगह ढूंढकर वहां जाकर बैठी थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वहां भला कौन गवाह होगा? बट व्हाट डू यू मीन? आपके इस सवाल का मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं मिसेस सक्सेना, इट इज जस्ट ए रूटीन क्वेश्चन। थैंक यू। आप बैठिए प्लीज। नमस्ते। नमस्ते। शक्ति जी। या तो ये लड़की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है या सच बोल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो है नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? यू आर राइट सर। आओ चलें। बेटे विजय, यह चिता चाहे तुम्हारे भाई की या मेरे बेटे की जल रही है, मत भूलना कि दोनों ही सूरतों में मेरी बेटी रश्मि इस चिता की आग में जल रही है। उसके जीवन की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई पूरा नहीं कर सकता। हाँ, उसे ढाढ़स बंधाने का काम तुम जरूर कर सकते हो। सारी दुनिया जानती है कि मैं रश्मि का जन्मदाता नहीं, लेकिन यह भी सारी दुनिया जानती है कि मैंने उसे अपनी बेटी, अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर पाला पोसा। और अगर आज उसके सुहाग का कातिल कानून के हाथों से बच निकला तो मैं अपने जिगरी दोस्त बनवारी लाल को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? वो नहीं बचेगा अंकल, वो कभी नहीं बचेगा। चाहे कातिल 7 पर्दों के पीछे ही क्यों न छिपा हो, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है विजय, यही उम्मीद है। ये फाइल पाटिल को दे देना। हेलो शक्ति। सर आइए, बैठिए सर। थैंक यू। रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ सर, सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 8:30 और 9:30 के बीच हुआ। 1 मिनट सर। सर ये है आलाए कत्ल स्टैचू, पत्थर का बना हुआ है ये स्टैचू सर, और इसी स्टैचू से सर पर भरपूर वार किया गया है जिससे मकतूल की इंस्टेंट मौत हो गई। सर इस केस को चौंका देने वाली एक हैरानकुन बात भी है सर। वो क्या है? सर ये आलाए कत्ल यानी ये स्टैचू पर 2 किस्म के खून के धब्बे पाए गए हैं। यू मीन टू से 2 मुख्तलिफ किस्म का ब्लड ग्रुप? यस सर। सर एक खून तो जाहिर है मकतूल चंद्र सक्सेना का है, दूसरा खून किसका है ये अभी तक मिस्ट्री है। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? यस सर, इस केस में हमारे लिए एक सरप्राइजिंग बात है। वो क्या है? सर ये जो स्टैचू है जिससे वार किया गया है ये रफ सरफेस का है, और सर रफ सरफेस पर कोई भी निशान नहीं पाया जाता, लेकिन इस स्टैचू के नीचे जो लकड़ी का स्टैंड है इस पर एक अंगूठे का निशान पाया गया है। सर ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स देखकर तुम किस नतीजे पे पहुंचे? बस सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था इन तमाम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने के लिए। शक्ति सिंह, तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस बात में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि कातिल उन लोगों में से कोई एक था जो उस रात आर्ट गैलरी में मौजूद थे। सो इसलिए मेरे ख्याल में वहां पर तमाम लोगों के अंगूठों के निशानात और उनके ब्लड के सैंपल जरूर लेने चाहिए। आई एग्री विथ यू सर। और हां शक्ति, आर्ट गैलरी के स्टाफ के तमाम लोगों को मत भूलना। ठीक है सर। ये लीजिए। सी यू सर, गुड डे। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। किसको मिलना है साहब आपको? तुम यही काम करती हो? क्या नाम है तुम्हारा? भामा। आप लोग यहीं रुकिए। तुम्हारी मेम साहब कहाँ है? मेरा मतलब है रश्मि मेम साहब। मेम साहब तो घर में नहीं है, शायद ऑफिस गई होंगी। कभी कभी जाती है मेम साहब ऑफिस। ये तुम्हारी मेम साहब और साहब के बीच झगड़े भी हुआ करते थे? ये सब आप काहे को पूछ रहे साहब? देखो, मैं तुम्हारे साहब के कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका मुझे सही सही जवाब देना, समझी? जी। तो बताओ, इन दोनों में झगड़े भी हुआ करते थे? अब आप बोलने को कहते हो तो बोलना ही पड़ेगा ना साहब। झगड़ा तो रोज ही हुआ करता था। रुपए पैसे की तो इस घर में कोई कमी नहीं है, फिर झगड़ा किस बात पर होता था? जब साहब को किसी लड़की का फोन आता था या मेम साहब को कभी लड़की से बात करते हुए देखती थी तो बस झगड़ा शुरू हो जाता था। यानी तुम्हारे साहब लड़कियों को फोन किया करते थे? जी, साहब भी करते थे और लड़कियों के भी फोन आते थे। क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसकी वजह से घर में झगड़ा हुआ हो? जी साहब, जानती हूँ। बहुत खूबसूरत है। बांद्रा में उसका कुर्सी टेबल बनाने का कारखाना है। घर का सारा टेबल कुर्सी और ऑफिस का सारा टेबल कुर्सी उसी ने तो बनाया है। तुम्हारा मतलब है इंटीरियर डेकोरेटर। क्या नाम है उसका? उसका नाम साहब नताशा मेम साहब है। एक दिन वो साहब से मिलने घर पर आई थी। वो साहब से बात कर ही रही थी, इतने में ऊपर से अपनी मेम साहब आ गई जो बाल बनवाने गई थी। फिर क्या साहब देखते ही भड़क गई, और वो जो बॉल खेलने वाली लकड़ी होती है ना साहब। हाँ, तुम्हारा मतलब है हॉकी स्टिक। हाँ वही, उसी से मार मार कर नताशा मेम साहब की तो टांग ही तोड़ दी। अगर अपने साहब बीच में नहीं पड़ते ना तो उस दिन तो नताशा मेम साहब की जान ही चली जाती। 1-2 तो अपने साहब को भी लगी साहब।
इसका मतलब है तुम्हारे मेम साहब बहुत गुस्से वाली है। जी साहब, गुस्से वाली तो बहुत है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है साहब। दिल की बहुत अच्छी है, सब घर वालों का बहुत ख्याल रखती है और नौकर लोग का भी साहब। यस इंस्पेक्टर। माफ कीजिएगा मिसेज रश्मि सक्सेना, मुझे आपका थंब इम्प्रेशन और खून का सैंपल चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि देखिए मैं... आप नाराज मत होइए प्लीज। बात यह है कि उस दिन जितने भी लोग आर्ट गैलरी में मौजूद थे, हम उन सब का ब्लड ग्रुप और थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं। ये एक रूटीन कार्रवाई है, प्लीज। ओके। शुक्रिया, आप आइए।